हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ मेटल। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके हिस्ट्री पे जाएं। हम लोग क्या जानते हैं शुरुआत में कि अगर कोई रेडिएशन है, अगर कहीं से जैसे कोई सब्सटेंस को आप हीट कर दीजिए तो वो कोई ना कोई रेडिएशन थोड़ी देर के बाद वो अपने आप जब ठंडा हो जाता है, इसका मतलब है कि जब आपने उसको हीट किया तो वो कोई रेडिएशन निकालता है, हीट निकालता है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को क्या पता था कि वो जो रेडिएशन होता है वो वेव नेचर का होता है, लेकिन बाद में प्लैंक साइंटिस्ट ने प्रूफ किया कि नहीं, इफ़ एनी हॉट बॉडी एमिट्स द रेडिएशन तो रेडिएशन हैज़ पार्टिकल लाइक नेचर ऑल्सो। एंड प्लैंक ने उस पार्टिकल लाइक नेचर को बताया कि कोई भी रेडिएशन है उसमें वेव लाइक तो है ही, उन्होंने बताया कि उसमें पार्टिकल्स भी होते हैं। रेडिएशन पार्टिकल से मिलकर बना होता है और एक पार्टिकल को उन्होंने क्या बोला था, क्वांटम। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक ने बोला था एक बार फिर से कि जो कोई बॉडी को आप हॉट कर दो, गर्म कर दो, जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है, इसका मतलब वो कोई रेडिएशन एमिट करने के बाद ही तो ठंडा हो रहा है, हीट एमिट करने के बाद। तो ये जो हीट होती है, जो रेडिएशन होता है, हम लोग को क्या पता था कि वो रेडिएशन जो होता है वो वेव नेचर का होता है। प्लैंक ने क्या बताया कि हाँ वेव नेचर है, बट पार्टिकल नेचर भी है। रेडिएशन किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना, और एक पार्टिकल को उन्होंने कौन सा नाम दिया था, क्वांटम। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक के अकॉर्डिंग कि अगर एक जो ये पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल की जो एनर्जी होती है E = h², ये प्लैंक ने दिया था, रेडिएशन के लिए दिया था। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए आइंस्टीन, उन्होंने यही प्लैंक का कंसेप्ट लाइट पर लगाया कि जो लाइट आ रही है, जो सनलाइट है, सनलाइट को हम लोग पहले क्या समझते थे कि सनलाइट इज़ वेव लाइक कैरेक्टर, है ना, सनलाइट हैज़ अ वेव लाइक कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है, वो वेव्स की तरह करता है, उसमें सारी वेव लेंथ है ना, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इज़ देयर। लेकिन आइंस्टीन ने प्लैंक के कंसेप्ट को लाइट के उसमें निकाला, लाइट के टर्म्स में इन्होंने यूज़ किया आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन ने क्या बताया था कि लाइट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और उन्होंने लाइट के पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था, फोटॉन्स। और आइंस्टीन ने जो एनर्जी की इक्वेशन दी थी E = mc², जानते होंगे आप लोग, ये आइंस्टीन की इक्वेशन थी जो लाइट में उन्होंने लगाया था कि लाइट हैज़ पार्टिकल लाइक नेचर। ये प्लैंक की इक्वेशन थी जो प्लैंक ने कहाँ लगाया था कि कोई भी रेडिएशन है, रेडिएशन इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। उन्होंने पार्टिकल्स को नाम दिया था, एक पार्टिकल को क्वांटम, जो कि प्लूरल फॉर्म में हम क्वांटा बोलते हैं। उन्होंने एक पार्टिकल के लिए एनर्जी की ये इक्वेशन दी थी। बाद में दिस थ्योरी, दिस कंसेप्ट वाज एक्सटेंडेड बाय साइंटिस्ट डी ब्रोगली। डी ब्रोगली अप्लाइड द सेम कंसेप्ट इन द केस ऑफ पार्टिकल्स। डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने बताया कि, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अकॉर्डिंग टू, ये जो मैंने अभी आपको इक्वेशन लगाया, ये क्या था, प्लैंक इक्वेशन। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन इक्वेशन। ओके, अब व्हाट डी ब्रोगली प्रपोज्ड, डी ब्रोगली ने क्या बोला था, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली all the material particles, all the material particles। बच्चों, जब ये प्लैंक ने ये वाला कंसेप्ट रेडिएशन पर दे दिया, हमको इनके कंसेप्ट आने से पहले क्या पता था कि रेडिएशन वेव लाइक होता है, वेव जैसा कैरेक्टर दिखाता है। इन्होंने बता दिया कि नहीं, वे जो रेडिएशन है उसमें पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब उसके बाद से हम क्या जानने लगे कि ऑल द रेडिएशंस हैव ड्यूअल नेचर। रेडिएशंस हैव वेव लाइक कैरेक्टर ऑल्सो एज वेल एज पार्टिकल लाइक कैरेक्टर ऑल्सो। उसके बाद आइंस्टीन ने जब ये पार्टिकल लाइक नेचर लाइट में दिया तो लाइट हैज़ वेव कैरेक्टर, ये पहले से पता था। इनके कंसेप्ट के बाद कि पार्टिकल लाइक नेचर भी वो पार्टिकल से मिलकर बना है, हमको क्या पता चल गया कि लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। तो लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशंस हैज़ ड्यूअल नेचर, ये हमें पता था। डी ब्रोगली ने बताया ऑल द मटीरियल पार्टिकल्स, ऑल द मटीरियल पार्टिकल, बात समझ रहे हैं ना, पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स, फोटॉन्स तो इन्होंने बता ही दिया था, फोटॉन्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, हमारे जितने भी मटीरियल पार्टिकल्स हैं, ऑल द मटीरियल पार्टिकल्स
have dual character, have dual character, that is they behave like particle as well as wave। इन्होंने ये बताया था कोई भी मटेरियल पार्टिकल फोटॉन्स की ही तरीके से सभी मटेरियल पार्टिकल्स में क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली। उन्होंने बताया था कि ऑल द मटेरियल पार्टिकल्स हैव ड्यूअल नेचर, यानी दे बिहेव लाइक पार्टिकल्स एज वेल एज वेव। कैसे? जब वो मूविंग करेंगे इन द मूविंग कंडीशन। कांस्टेंट स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, जिग जैग जिग जैग जिग जैग, तो दे हैव ड्यूअल कैरेक्टर। चलिए आज के वीडियो में हम लोग इनकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे और जनरली इनके इक्वेशंस के कितने फॉर्म्स हैं जो कि हमारे लिए बड़े यूज़फुल हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव लेवल वाले और हमारे सभी एग्जाम्स के लिए। उन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। तो दिस इज़ द कंसेप्ट विच वॉज गिवन बाय डी ब्रॉगली। चलिए इनकी इक्वेशन को अगर हम लोग डिराइव करें, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, मैं यहाँ पे ये मैंने कंसेप्ट लिख दिया, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूँ, डेरिवेशन। ओके देखिएगा, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल, तो अब उसकी कुछ एनर्जी होगी। हम इलेक्ट्रॉन के लिए ले लें, कोई भी पार्टिकल के लिए, मैं एक पार्टिकल वर्ड बोलती हूँ, कोई भी पार्टिकल है वो जब आपका पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है उस समय उसकी कोई एनर्जी होगी, फिर जब वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी कोई एनर्जी होगी। तो इन्होंने क्या किया, ये दोनों एनर्जी इक्वेशंस को यूज़ किया। ये भी ई के बारे में बात कर रहा है, ये भी ई के बारे में बात कर रहा है। तो इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, इनके कंसेप्ट की बात हो गई क्योंकि हमें इक्वेशन को डिराइव करना है। चलिए एक इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन बोथ द इक्वेशंस LHS इज सेम, तो हम RHS को भी इक्वल रख सकते हैं। तो H न्यू इक्वल्स टू mc²। H आप जानते हो ये है प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ओके। और इसमें m क्या है, मास, और c क्या है, वेलोसिटी। आइंस्टीन ने कंसेप्ट फोटोन के लिए दिया था, तो c टर्म इज यूज्ड फॉर द वेलोसिटी ऑफ फोटोन, ओके। अब हमने दोनों को इक्वेट करके लिख दिया, H न्यू इक्वल्स टू mc²। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट न्यू इक्वल्स टू, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। दिस रिलेशन इज देयर। ये रिलेशन होता है जब हम वेव्स के बारे में पढ़ते हैं कि वेव्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे लाइट हैज़ वेव लाइक नेचर, तो हम कहते हैं वेव्स हैं तो उसमें वेव्स ऐसे ऐसे करके मूव कर रही हैं, तो उसमें वेवलेंथ होगी, उसमें फ्रीक्वेंसी होगी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है जो कि वेवलेंथ से रिलेटेड रहता है, न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। ये आपको, इसको समझने के लिए आपको मेरा ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग H न्यू जो लिखा है, न्यू की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा HC अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू m.c²। ये c और ये c कैंसिल हो गया, तो हमारा टर्म क्या बच गया, H अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू m.c। m यानी मास, c यानी वेलोसिटी, और मैंने बताया c टर्म जनरली वेलोसिटी ऑफ फोटोन के लिए होता है। अभी हम इसको जनरलाइज कर देंगे सभी के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और लैम्डा की वैल्यू निकाल दीजिए, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, H अपॉन m.c। लैम्डा इक्वल्स टू, दिस इज लैम्डा, H अपॉन mc। दिस इज द डी ब्रॉगली इक्वेशन। लैम्डा आप समझ ही रहे हो, वेवलेंथ। H इज द प्लैंक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। दिस इज कौन से, m आप समझ ही रहे हो, मास। अब जो भी पार्टिकल आप यूज कर रहे हो, मास ऑफ
पार्टिकल। आप इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन है आपके क्वेश्चन में, तो प्रोटॉन जो भी आपको दिया हो। सी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि फोटॉन्स के लिए वो वाला कंसेप्ट था जिसमें सी वर्ड यूज था। और वेलोसिटी ऑफ लाइट हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यूज़ हमारी फिक्स होती हैं और मास के अकॉर्डिंग हम लैम्डा को निकालते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब हमारे न्यूमेरिकल्स जो बन सकते हैं इस इक्वेशन पे बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन कोई हम लोग ये वाला कंसेप्ट यहीं तक लिमिटेड नहीं कर सकते हैं, हमारे इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। इस कंसेप्ट में मोर देन दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। अगर हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन का दूसरा फॉर्म देखें, ठीक है, अब जैसे सपोज मेरी बात समझिएगा, अगर मैं बोलूँ किसी न्यूमेरिकल में, मैं बोलूँ पार्टिकल इज देयर या एन इलेक्ट्रॉन इज देयर, इट्स मास इज दिस, मास मैंने आपको बता दिया 9.1 × 10⁻³ kg, एंड वेलोसिटी इज दिस, एंड कैलकुलेट लैम्डा। अगर किसी न्यूमेरिकल में मास और वेलोसिटी दिया हुआ है और आपसे लैम्डा पूछा है, तब तो आप ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आप देखें कई न्यूमेरिकल्स में काइनेटिक एनर्जी दे देगा आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज दिस, कैलकुलेट लैम्डा, या लैम्डा दे देगा कि लैम्डा इज दिस, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। सो इफ काइनेटिक एनर्जी इज आस्क्ड, देन we have to see one more type of this equation, one more form of this equation, इस इक्वेशन का एक दूसरा फॉर्म। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म। आगे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, मैं रफ करती हूँ ये। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेकेंड फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। सेकेंड फॉर्म, इट इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। मैं बोलूँ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, चलिए उसको E से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी E = ½ हाँ बच्चों, एक चीज़ और, इस टर्म को शुरू करने से पहले, क्योंकि अभी मैं आगे ½ mc² लिखने जा रही हूँ, तो वो c फिर वेलोसिटी जो होगी वो फोटोन की, हम mv² भी लिख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो c है, अगर फोटोन दिया है तो आप c लगाओ, अदरवाइज इन जनरल अगर आप जनरल फॉर्म में देखें तो लैम्डा = h/mv आप जनरली लिख सकते हैं। ये वेलोसिटी आप किसी भी पार्टिकल के लिए ये वाला सिंबल आप लगा सकते हैं। सी किसके लिए लगाए? फोटोन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन आ गया तो आप यहाँ पे v सिंबल लगा सकते हैं इस इक्वेशन में और ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, आप लोगों को ये मालूम होगा कि मास इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाता है? मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू मोमेंटम। तो मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो p होता है, तो वी कैन रिप्लेस mv बाय p, m इंटू वी बराबर p। तो हम यहाँ पर चाहें तो लैम्डा इक्वल्स टू h/p भी लिख सकते हैं। p इज़ द मोमेंटम। ये फर्स्ट वाली जो थी उसमें कुछ बात मैंने सोचा आगे लिखूं, तो अभी आगे ये चीज़ें बची थी। अब अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो E इक्वल्स टू ½ mc² या mv² आपका जो भी था, ये बात हुई सेकेंड वाले फॉर्म की शुरू। E इक्वल्स टू ½ mc², ठीक है। मैं लास्ट में मैं इसको c को रिप्लेस कर दूंगी v से, ओके। क्या करें, इस इक्वेशन से हम लोग mc की वैल्यू निकाल दें और अपनी ओरिजिनल जो अभी हमारी इक्वेशन आई थी उसमें रख दें, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट फॉर्म थी वो थी लैम्डा, ऊपर की चीज़ में रफ कर देती हूँ। फर्स्ट फॉर्म जो निकला था वो क्या था? लैम्डा इक्वल्स टू h/mc या mv आप इसको कर सकते हैं, ये निकला था फर्स्ट फॉर्म। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 को इधर ले आइए, तो 2e इक्वल्स टू mc²। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय m, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 2em इक्वल्स टू m² c²। हमने दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया
तो इधर 2em हो गया और इधर m²c² हो गया। अब अगर हमें mc की वैल्यू चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारी इक्वेशन में mc लिखा हुआ है, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2em इक्वल्स टू mc, mc की वैल्यू आ गई √2em। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। Substituting this value in first form of equation। ओके, चलिए रख देते हैं। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2e इंटू m। इज इट क्लियर? h इज प्लैंक कांस्टेंट, e इज द kinetic energy and m is the mass of particle। okay, mass of particle, so simple। तो दिस इज द सेकेंड फॉर्म। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है आपका न्यूमेरिकल और लैम्डा आपसे पूछा गया है, तो आप ये वाला इक्वेशन डी ब्रॉगली का यूज कर सकते हैं। तो द सेकेंड फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पर? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2em। दिस इज द सेकेंड फॉर्म। एक और फॉर्म होता है इसका, मैं इसको रफ कर रही हूं। थर्ड फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। कई बार आपको ऐसे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे जिसमें चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ दिया होगा। सपोज एनी चार्ज इज मूविंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो लैम्डा क्या होगा? तो इफ़ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट, कि पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कोई डेटा दिया हुआ है और आपसे लैम्डा पूछ रहा है, तो उसकी हम उस समय पे कौन सा फॉर्म लगाएंगे डी ब्रॉगली का? चलिए देख लेते हैं। हम क्या जानते हैं? वी नो दैट if any charged particle is moving in the electric field having potential difference V, ठीक है, देन इट्स एनर्जी, अब वो मूव कर रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी उसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Q इंटू V। ये चार्ज है, Q इज द चार्ज एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी यानी E की जगह E आप जैसे अभी यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वल्स टू Q इंटू V। अभी हमने E का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हाफ mv² इक्वल्स टू, अब यहाँ V को हम लोग C को ही लेकर चल रहे हैं शुरुआत से, तो आप यहाँ पर C ही ले लीजिए। आपको बता दिया मैंने, C का मतलब है वेलोसिटी ऑफ फोटोन, और कोई अदर पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन बहुत पॉपुलर है न्यूमेरिकल्स में, तो V सिंबल आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो E का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें, काइनेटिक एनर्जी हाफ mc² या हाफ mv² जो भी है इक्वल्स टू Q इंटू V हम रख सकते हैं, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रख दिया। अब यहाँ से हम 2 को उधर ले जाएं तो mc² इक्वल्स टू 2qv, ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम फिर से क्या करें, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो गया m² इक्वल्स टू 2qvm। ठीक है, अब हम फिर से, क्योंकि हमें तो mc की वैल्यू निकालनी है, हमारे फॉर्मूला में तो mc आया हुआ है, और mc की वैल्यू निकालेंगे तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? √2qvm। दिस इज द वैल्यू ऑफ mc दिस टाइम। Now we will put this value in the first equation and the third form of de Broglie equation will be there. Okay? ठीक है, अब रख देते हैं इसको, मैं रफ कर दे रही हूँ इतने को। तो अल्टीमेटली
जो हमारा थर्ड फॉर्म आया वो क्या आ गया, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc की जगह पर अगर हम ये रख दें तो 2qvm। ओके, आप समझ गए होंगे q, अच्छा q क्या है, चार्ज, ओके, v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ऑलराइट, इट इज क्लियर ना, पोटेंशियल डिफरेंस। m क्या है, मास, किसका, ऑफ पार्टिकल, q भी जो चार्ज है किसका है, पार्टिकल का, ओके, ठीक है। तो अब आप बहुत ही इजीली, और h आपका प्लैंक कांस्टेंट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आफ्टर सीइंग दीज थ्री फॉर्मूलाज नाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ डी ब्रॉगली कंसेप्ट वेरी इजीली। ऑलराइट, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताएं, इस फाइनल फार्मूले में कहीं सी तो आया नहीं कि जो हम उसको वी से रिप्लेस कर दें, तो ये हमारा इजी फार्मूला आ गया। यहाँ पर भी नहीं, वहाँ ऊपर सी था जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन है तो आप वहाँ पर वी कर लीजिएगा, बाकी हमारे ऐसे ही फार्मूले हैं। अच्छा, अगर बाई चांस आपको न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन दिया है तो इफ़ Q, अब इलेक्ट्रॉन है तो Q तो उसका चार्ज हमें मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और V पोटेंशियल डिफरेंस वो तो हम नहीं कह सकते, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है इन द केस ऑफ, रुकिएगा मैं ऊपर एक चीज़ लिख देती हूँ फिर आपको बताती हूँ, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन पे फोकस्ड होते हैं। सपोज आपके न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो हमें क्या पता है कि उसका जो चार्ज होता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ओके, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो भी हमें मालूम है कि वो फिक्स होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो यहाँ पे Q की वैल्यू फिक्स है अगर इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, और M की वैल्यू फिक्स है, एंड H इज़ द प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इफ़ वी पुट ऑल द कॉन्स्टेंट्स हेयर, अगर हम यहाँ पर सारे कांस्टेंट लगा दें, यहाँ पे लिख दें 6.6 इंटू 10⁻34, यहाँ लिख दें √2, फिर Q की वैल्यू क्या रख दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19, M की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 और V। तो हम लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको सॉल्व करके कोई और वैल्यू कांस्टेंट निकाल सकते हैं जिसकी वजह से हमारा न्यूमेरिकल इजीली निकल सकता है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेना तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी लैम्डा इक्वल्स टू 12/27/√V। सो सिंपल, हमारा न्यूमेरिकल कितना आसान बन गया। हमने सारे, अगर इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है, H तो हमारा वैसे भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है हमें मालूम है, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है हमें पता है, सारी वैल्यूज़ अगर हम लोग रख दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी गिवन इन द न्यूमेरिकल। तो दिस फार्मूला इज़ कन्वर्टेड इनटू द सिंपलेस्ट वे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया थर्ड वाला आपका जो इक्वेशन था। तो थर्ड वाली इक्वेशन को आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का केस है तब, अगर कोई और पार्टिकल है तो उसका मास अलग होगा, उसका चार्ज अलग होगा, तो आप वो न्यूमेरिकल के हिसाब से रख लीजिएगा यहाँ पर। ऑल राइट, नाउ अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स, एक एक न्यूमेरिकल एक एक फॉर्मूले का हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं रफ करती हूँ उसको। तीनों इक्वेशन, तीनों फार्मूला आपके सामने होना चाहिए, देन ओनली वी कैन सॉल्व। तो यहाँ पे हमारे तीनों फार्मूले लिखे हुए हैं, चलिए मैं रफ कर रही हूँ उसको। इस वाले फॉर्मूले को मैं आगे लिख दे रही हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन √2QVm, ओके। चलिए मैं क्वेश्चन 1 लिखती हूँ। जैसे सपोज मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, आप नोट करिएगा, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्वेश्चन आ गया आपका, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, calculate d Broglie wavelength of an electron traveling at 1%
speed of the light, traveling at 1% of the speed of light. This is the question. Very simple. डी ब्रॉगली वेवलेंथ नाम आ गया, न्यूमेरिकल में आप समझ गए, आपको लैम्डा निकालना है. ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वर्ड आ गया. ट्रेवलिंग एट 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला कौन सा निकालना है, कौन सा लगाना है हमें फॉर्मूला, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट है, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, पोटेंशियल डिफरेंस दिया. इट मीन्स फर्स्ट फॉर्मूला वी विल यूज. तो फर्स्ट फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी. नाउ वी आर राइटिंग वी एट द प्लेस ऑफ सी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का केस है. अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg. ये छोटी छोटी वैल्यूज़ अगर हम लोग याद कर लें, न्यूमेरिकल में दिया होगा अच्छी बात है, पर हम क्यों डिपेंडेंट रहें, अगर हमें याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है. वी कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका 1% यानी 1/100. ये भी हो गया हमारा. हम इसको सॉल्व कर लें. दिस इज 10⁻2, ऊपर गया -2, तो यानी 3 इंटू 10⁻6 हो गया और मीटर पर सेकेंड. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू, और अब हम लोग अगर निकाल दें तो m की वैल्यू अभी अभी मैंने लिखा था 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और h की वैल्यू भी आपको बता चुके हैं 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. ओके, सारी वैल्यूज़ रख देते हैं. तो लैम्डा इक्वल्स टू h 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन m 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v, और v हमारा क्या आ गया था, ये ऊपर वाला 3 इंटू 10⁻6. अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, ये मैंने ऊपर ऐसे बना दिया ताकि आपको समझ में आए. अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लें, पावर्स आपस में यहाँ पर ये -31 और 6 सब्ट्रैक्ट होके ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा. और अगर इफ़ वी विल सॉल्व इट तो आंसर इज 2.42 समथिंग, 2.42 समथिंग इंटू 10⁻, इसको ये यहाँ पे सॉल्व करके ऊपर ले जाएंगे, -10 हो जाएगा. ये मीटर वेवलेंथ है तो यूनिट तो इसकी मीटर होगी, और ये आपका आंसर है. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ये वी आप देख रहे हो ना, ठीक है, ये मैंने इसको अलग से सर्कल कर दिया. ठीक है, आपके न्यूमेरिकल बहुत इजी था. आपको लैम्डा पूछा गया था, आपको वैल्यू वेलोसिटी की बात कर रहा था, आपने फटाक से इसकी वेलोसिटी की सी की वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि फिक्स होता है 1% निकाल दिया, ये आ गया. अब आपने फॉर्मूला में वैल्यू रख दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और आपने इसका आंसर निकाल दिया. आप एक बार निकाल लेना क्योंकि ये वैल्यू आगे तक जाएगी, तो सॉल्व करके देखना. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. चलिए सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल देखते हैं. मैं रफ करती हूँ उसको. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड फॉर्मूला से रिलेटेड देखेंगे. मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, लिखिएगा आप. क्वेश्चन है, आप प्रोटॉन, अब यहाँ प्रोटॉन की बात कर रहा है वो, ठीक है. आप प्रोटॉन का मास हम दे दे रहे हैं 1.66 इंटू 10⁻27 kg. A proton 1.66 into 10⁻27 kg is moving with kinetic energy, is moving with kinetic energy, is moving with kinetic energy 5 into 10⁻27 joule. 5 into 10⁻27 joule. What is the wavelength of proton? What is the wavelength of proton? All right, this is the question. Okay, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको. नाउ इन दिस क्वेश्चन अ प्रोटॉन मास इज ऑलरेडी गिवन, m दिया हुआ है हमको. काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला इफ यू हैव लर्नड
अगर आपने लर्न कर लिया है तो बहुत ही ईजी है, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। चलिए लिख देते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2 ओके। अब h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, थोड़ा नीचे लिखती हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। यहाँ थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2 इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ये क्लियर होगा आपको। अंडर रूट का साइन लगाएंगे 2 इंटू, यहाँ इंटू इसलिए लगा रहे हैं कंफ्यूजिंग ना हो जाए कहीं, इसलिए आप आराम से मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाइए। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है आपको 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 और m आपका ये दिया हुआ है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट दे के बच्चे जनरली घबराने लगते हैं, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। आप स्क्वायर रूट निकालिए, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक या 2 प्लेस तक निकाल के काम चला लीजिए अपना। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है ये 2 बार आ रहा है, तो स्क्वायर रूट में आएगा तो ये बाहर चला जाएगा। इसको 5 2 ज़ा 10 और इसको 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 16 हो जाएगा 0.6, आगे हम इसको इंटू 10 टू द, अब ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट के अंदर और ये बाहर हो गया 10 टू द पावर माइनस 27। इसको हमने 5 2 ज़ा 10 किया और 10 से हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया और ये हमारा 16.6 बन जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हैं इसको, हम 0 आगे लगा सकते हैं इसमें। ओके, इज़ इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग चलेंगे, देखिएगा 16.60 आप स्क्वायर रूट निकालना चाहें बिल्कुल निकालिए, लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से देखें तो 4 के नियर अबाउट आएगा। अगर हम लोग इसका करें, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो 4 4 ज़ा 16, 4.0 करके कुछ आएगा, तो आप 4.0 करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6.6 माइनस 34 अपॉन यहाँ 4 हो जाएगा और 10 टू द पावर माइनस 27। हम लोग इसको सॉल्व कर लें अगर, तो हमारा आंसर बहुत ही इजीली आ जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होकर आंसर आएगा और ये आसानी से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। मुझे नहीं लगता कि इस कैलकुलेशन में आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होगा। माइनस 27 ऊपर जाएगा, प्लस 27 होगा, बेस सेम है। माइनस 34 और प्लस 27 को आप सॉल्व कर लीजिएगा और आपका निकल आएगा, यही आएगा -7। और फिर आप यहाँ पे इस डिवीज़न को, ये मैंने सॉल्व कर दिया, आपको स्क्वायर रूट मैंने बता दिया था कि इसके लगभग आएगा, तो आप निकाल लेंगे तो ये हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। और ये हमारा लैम्डा है, तो लैम्डा है और सारी वैल्यूज़ हमारी नॉर्मल सिस्टम में है, तो ये लैम्डा हमारा मीटर में ही आएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस न्यूमेरिकल वुड बी क्लियर टू यू ऑल। समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा कठिन नहीं है इसमें, सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ करे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, जिससे मैं आपकी बात को फॉलो करके आगे उससे रिलेटेड कोई सोल्यूशन आपको दे दूँगी। चलिए थर्ड एक और न्यूमेरिकल देखेंगे जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड होगा। मैं इसको रफ करती हूँ, क्वेश्चन थर्ड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन थर्ड मैं बोलती हूँ, लिखिएगा। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फिर से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन electron that has been accelerated by 100 volt, that has been accelerated by 100 volt potential difference. ओके, सॉल्यूशन। अब इस वाले न्यूमेरिकल में पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है
और पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, हमारा नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। फिर से अगर हम लोग सारी वैल्यूज़ रख दें, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने अभी अभी डिस्कस किया था, Q आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको M पता है, हमारा क्या आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और आपको पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट। Q हो गया, M हो गया, V हो गया, और H की वैल्यू हमें पता है, H की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 6.6 इंटू 10⁻34, माइनस लिखा हुआ है, जूल सेकेंड। ओके, एंड व्हेन वी पुट दिस वैल्यू तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 12/27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ V, यानी स्क्वायर रूट ऑफ V 12.27। स्क्वायर रूट ऑफ V का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 100। ये आप सबको पता है इसकी वैल्यू क्या आने वाली, इसकी वैल्यू 10 आने वाली है। और जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर फिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.227। ठीक है, ये हो जाएगा 1.227। और ये जो आपका यहाँ पर वोल्ट ये रखने के बाद हमारा ये बन जाएगा एंगस्ट्रॉम। अब आप आंसर एंगस्ट्रॉम में लिख दीजिए या इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो मीटर में आ जाएगा 1.22। ये मैं आपको एंगस्ट्रॉम यूनिट तब बता रही जब आप ये डायरेक्टली यहाँ पे रख दे रहे हैं और ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में आ गया। फिर 1.227 इंटू 10⁻⁻10 अगर आप कर दें तो हमें पता है एंगस्ट्रॉम और मीटर का रिलेशन, तो ये मीटर में हमारे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो हमारा एंगस्ट्रॉम में आ गया, हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल निकालिए, क्योंकि पहले ही हम लोग इसकी वैल्यूज़ को सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल चुके थे। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड विद द डी ब्रॉगली कंसेप्ट। जनरली बच्चों को लोअर लेवल पर एक ही फॉर्मूले के बारे में पता होता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स बाकियों में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नीडी पर्सन्स तक, नीडी स्टूडेंट्स तक वीडियोज़ का लिंक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।